आज उत्तर प्रदेश में घर घर माहौल बनाने की कोशिश हुई है। आज बड़ा धुआंधार प्रचार हुआ है। मथुरा से मुजफ्फरनगर तक, बिजनौर से गाजियाबाद तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले राउंड की वोटिंग का मूड सेट होने लगा है। आज पहले घर घर जाकर प्रचार हुआ, फिर बूथ लेवल की बात हुई। एक एक पन्ना प्रमुख से बड़े बड़े नेता मिल रहे हैं। चप्पे चप्पे पर क्या चल रहा है, किसका कौन सा बूथ मजबूत है, कहां कौन से मोहल्ला कमजोर पड़ने लगा है, कहां जाति चल रही है, कहां धर्म चल रहा है, कहां डेवलपमेंट और कहां गुंडाई की बात हो रही है। यूपी चुनाव की पूरी इलेक्शन रिपोर्ट 20 मिनट में आप समझ सकते हैं। मथुरा, वृंदावन, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ और बिजनौर, पश्चिमी यूपी के सेंटर्स में बीजेपी के प्रचार का एक और आक्रामक दिन। मैसेज साफ है, खुल्लम खुल्ला वार करेंगे, खुल्लम खुल्ला बात करेंगे। इसके लिए अमित शाह पहले मथुरा पहुंचे, फिर नोएडा भी गए। अखिलेश जी के हाथ में एक लाल लाइट है जो विकास के लिए है। वो आएंगे तो विकास फिर से एक बार रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के लिए बीजेपी को एक नया नारा दिया है, चप्पा चप्पा भाजपा। इसे लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया और डोर टू डोर कैंपेन की तस्वीर भी पोस्ट की। चुप्पे चाप कमल छाप के बाद अब चप्पा चप्पा भाजपा का नारा अमित शाह का दिया हुआ है। क्या ये नारा बीजेपी के वोटर पर असर डालेगा? बीजेपी की टॉप टीम इस वक्त पश्चिमी यूपी पर फोकस कर रही है। राजनाथ सिंह गाजियाबाद पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर की बेल्ट संभाली। इस मल्टी लेवल प्रचार की वजह देखिए। बिजनौर में जाट वोट, नोएडा में गुर्जर वोट, तो मथुरा में ब्राह्मण वोट। बीजेपी पश्चिमी यूपी में तीनों समीकरणों को बहुत ही खूबी से साध रही है। यही वजह है कि घर घर राधे राधे करते हुए पहुंच गए अमित शाह। ये मथुरा की गलियां हैं, हर दरवाजे पर गृह मंत्री हैं, मुद्दा वोट है, पार्टी का प्रचार है। अमित शाह बीजेपी के पर्चे बांट रहे हैं और समर्थक जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। यह अमित शाह का आक्रामक प्रचार का तरीका है। पश्चिमी यूपी में अमित शाह की स्ट्रेटजी अब बीजेपी की पॉलिटिक्स और कैंपेन को जमीन पर उतार रही है। ये रेड लाइट और ग्रीन लाइट, ये दोनों लाइट का फ्यूज निकालने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया। देखिए, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार जितनी सीटों पर हमको विजय प्राप्त हुई थी उससे अधिक सीटों पर विजय। इस उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष पहले हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, बड़े बड़े फसाद होते थे। बिजनौर से वृंदावन तक क्या हुआ, कहां क्या डायलॉग हुआ, किसका क्या मतलब हुआ, मथुरा से मुजफ्फरनगर तक क्या मैसेज गया, आखिर पश्चिम से जो लहर बन रही है वो किसके फेवर में बह रही है? आज तक के इतिहास में इतने रोजगार के अवसर सृजित नहीं हुए हैं जितने की हमारी 2017 में योगी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद रोजगार के अवसर। पेशेवर माफियाओं के प्रति उनकी संवेदना थी, इस देश के आन मान और शान पर हमला करने वाले आतंकवादियों की प्रति। मथुरा में बीजेपी का जोश यहाँ का ब्राह्मण वोट है, जाट वोट भी है। मथुरा सीट पर ही 85,000 ब्राह्मण हैं, 74,000 वैश्य, 38,000 ठाकुर वोट, साथ में 32,000 मुस्लिम और 20,000 जाट वोटर हैं। जाहिर है ब्राह्मण वोटर के हाथ में मथुरा की चाबी है, इसीलिए बीजेपी यहां ब्राह्मण वोटर पर भी पूरा जोर दे रही है। मथुरा का हर ब्राह्मण शहर में नहीं रहता। मथुरा और वृंदावन में छोटे बड़े सैकड़ों मंदिर हैं जहां ब्राह्मण जाति ही सबसे ज्यादा है। भगवान परशुराम के नाम पर यहाँ प्रदेश में परशुराम पार्क का निर्माण हम कर रहे हैं। यहाँ पर वृंदावन के अंदर ढेर सारे काम भी हमने चालू किए हैं। मथुरा में भव्य कृष्ण महोत्सव का उत्सव कर कर दुनिया भर के यात्री मथुरा में आए, ये परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के 10 किलोमीटर में तीर्थ स्थल घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, नंदगांव, राधाकुंड और गोकुल जैसे धामों को
तीर्थ स्थान घोषित कर कर उसकी महत्ता और पवित्रता और दिव्यता को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2017 में मथुरा पर किसका दबदबा दिखा था, अब वो देखिए। 2017 में बीजेपी ने मथुरा की 5 में से 4 सीटें जीती थी। छाता, गोवर्धन, मथुरा शहर, बलदेव बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि मांट में बीएसपी जीती थी। अमित शाह आज अपने मथुरा वृंदावन के दौरे पर थे और सतोहा गांव में डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने किया। तमाम लोग जो यहाँ के हैं, स्थानीय लोग, उन्होंने उनका स्वागत किया, पुष्प वर्षा की, और जिस तरीके का उत्साह यहाँ पर लोगों में देखा गया, वो उत्साह 10 फरवरी को क्या वोटों में तब्दील होगा, कि 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे क्या वो बीजेपी के पक्ष में रहेंगे, यही जानने के लिए हम इस वक्त सतोहा गाँव में है और जिन लोगों ने उनका स्वागत किया उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, स्वागत आज किया, गृह मंत्री यहाँ पर आए, तो इसका प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के वोट पर? क्या मन बनाया इस बार? नहीं, प्रभाव पड़ेगा, वो उसका मोदी जी की वोटें यहाँ पर तो। मोदी जी को ही वोट देंगे? हाँ। आपने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया? हाँ जी। क्या नाम है आपका? दीपिका शर्मा। दीपिका जी, क्या गृह मंत्री जब यहाँ पर आए तो कैसा उत्साह था आप लोगों में? बहुत उत्साह था हमारे अंदर। हाँ जी, देखने के लिए कि हाँ भी कैसे नहीं, ये भी देखा। गांव हमारा बहुत तरक्की पे हुआ है। तो इस बार महिलाएं क्या सोच रही हैं, यहाँ की स्थिति कितनी है? बीजेपी को ही देंगे वोट, क्योंकि इस पूरे गांव में गृह मंत्री अमित शाह लगभग उन्होंने 10 से 15 मिनट का वक्त बिताया और यहाँ पर जब वो पहुंचे थे तो उन्होंने अलग अलग दुकानदारों से बात की, घर के जो परिवार की महिलाएं हैं उनसे बात की और लोगों को पर्चे खुद अपने हाथ से बांटे। और भी एक महिला यहाँ पर है। अम्मा, क्या नाम है? क्या नाम है? बिमला है। बिमला जी, देखा अमित शाह जी को? क्या इस बार क्या मन बनाया है? खूब बढ़िया है। इस बार किसको वोट देने का मन है? जिस नहीं देंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, अभी गृह मंत्री पहुंचे, क्या इसका असर आप लोगों के वोट पर पड़ेगा? आप मन बना लिया था? क्या मन बनाया? इससे पहले भी असर था, अब भी असर है। हमें सिवाय बीजेपी का अच्छा और कोई नहीं लगता है। इस सरकार के काम सभी अच्छे हैं। क्या वजह है? पहले की जो सरकार थी 2017 से पहले कैसी थी? 17 से पहले तो बहुत उद्यम था, गुंडागर्दी ज्यादा थी, अब कोई गुंडागर्दी नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए हमने सपा के ऐसे नेता भी देखे जो सदन में रहकर बोले, खोल दो बाउंड्रियों को, एक कंटीले तार निकाल दो, जिसको पाकिस्तान से आना है आने दो। क्यों भाई, ये धर्मशाला है क्या? कैसे आ जाएंगे? उनका शासन था, कांग्रेस का शासन था, सोनिया मनमोहन सिंह का शासन था, सपा बसपा का समर्थन था। आलिया मालिया जमालिया अंदर घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर चले और सर काटकर उसको पैरों से अपमानित करते। यूपी चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ पहले ही 80% वर्सेस 20% का फॉर्मूला सेट कर चुके हैं। मथुरा में भी यही इक्वेशन बीजेपी को दिखाई दे रही है। मथुरा जिले में 82% हिंदू हैं और 17% मुसलमान। थ्योरी में तो ये फॉर्मूला बीजेपी के लिए ठीक लगता है। प्रैक्टिकल में दिक्कत ये है कि हिंदू एक नहीं बल्कि जातियों में बटे हैं। ब्राह्मण अलग, ठाकुर अलग, यादव अलग, बनिया अलग और ओबीसी के अदर कास्ट अलग। क्या मथुरा में ये सब मिलकर बीजेपी की सरकार बनाएंगे? फिक्र जाट वोट की भी है, इसलिए अमित शाह ने एक दिन पहले जाटों के हाथों से पगड़ी पहनी, फिर मथुरा में ब्राह्मणों के हाथों स्वागत हुआ। इसके बाद अमित शाह उतरे मथुरा की गलियों में। यहां पर कानून का शासन करने लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, मां बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? आपका क्या नाम है? फूल पे देंगे, मेरा नाम जसोदा है। जसोदा जी, क्या मन बनाए? फूल पे वोट देंगे, बहुत अच्छो कर रहे हैं, हमें खावे को दे रहे हैं, हमारी सब काम से बढ़िया कर रहे हैं, पैर वे को दे रहे हैं, खावे को दे रहे हैं, हम तो उन्हीं के सहारे से जी रहे हैं। 5 साल में मथुरा बदला, वृंदावन बदला? बदल गया।
बदल गया मथुरा वृंदावन 5 साल में। पहले कैसी स्थिति रहती थी? पहले बहुत दुखी है, अब तो बहुत अच्छे हैं हम। अब तो खूब आराम से सुख है गाँव में, बहुत सुख मिल रहा है। साहब आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कृष्ण मुरारी शर्मा और अन्य पंडित है। मैं सतुआ का ही निवासी हूँ। आज गृह मंत्री आए यहाँ पर, सबसे पहले आपके ही घर की तरफ वो आए थे, डोर टू डोर कैंपेन की, आप पर्चे भी दिए। कितना असर आपको लग रहा है कि जनता के बीच में ही जाएगा, कितना असर होगा जनता पर, और क्या इस बार लग रहा है कि लोगों ने जो मन पहले बनाया था उनके आने के बाद वही मन रहेगा या बदलाव? क्या लोगों का मन तो पहले से ही था, लेकिन अब अमित शाह जी आए हैं तो विशेष और मन हो गया है, क्योंकि गृह मंत्री जो है विशेष पद होता है। हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि गृह मंत्री जी यहाँ आएंगे। क्या इस बार गृह मंत्री के आने से उनका मन बदला, या फिर जो स्थिति पहले जैसी थी वैसी ही है लोगों के मन में? लेकिन ये जो लोगों का उत्साह है, ये जो लोगों ने अभिवादन किया, ये वोट के रूप में तब्दील होगा या नहीं, ये तो 10 मार्च को क्लियर होगा जब नतीजे आएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। स्थिति बिल्कुल जीरो है और यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पे आश्वासन झूठ खूब झुक के बोला है इन्होंने, कोई विकास नहीं हुआ और न किसी ने आज तक सुनी। भारी बेरोजगारी है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, 2-2, 3-3 लाख रुपए बिल आते हैं और यहाँ के जो सिस्टम है वो खराब है। गृह मंत्री के आने का कोई असर यहाँ पर नहीं? कोई असर नहीं होगा। कोई असर नहीं हो रहा है। वोट इस बार किसको जाना चाहिए है? किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो ठाकुर जी मालिक किसकी हो बनेगी। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार शर्मा। शर्मा जी, इस बार गृह मंत्री यहाँ पर आए, कोई प्रभाव पड़ा आप लोगों की वोट पर? क्या मन पहले बनाया था और अब? हमारा मन पहले भी बीजेपी का ही है। क्या वजह है? हम मोदी से और इनसे खुश हैं। अच्छा, ये क्या काम ऐसे 5 साल में हुए जो उससे पहले नहीं हुए थे? 2017 से पहले तो काम तो पहले भी हुए, लेकिन जो इनके विधायक और ये मंत्री हैं ये काम नहीं करते करते हैं, इनसे खुश नहीं है, तो फिर भी वोट बीजेपी? उनसे खुश हैं, योगी और मोदी जी से उनसे खुश है, तो उनके नाम पर? उनके नाम पे। बीजेपी के नेता जहां जहां जा रहे हैं वहां के वोट समीकरण देखकर बात कर रहे हैं। इस वक्त पश्चिमी यूपी के ब्राह्मण वोट और जाट वोटों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। पश्चिमी यूपी में कास्ट फैक्टर क्या कहता है? इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल में जो बातें पता चली उसके मुताबिक पश्चिमी यूपी में 75% ब्राह्मण बीजेपी प्लस के साथ हैं, 8% ब्राह्मण सपा प्लस के समर्थक हैं, 4% ब्राह्मण बीएसपी, तो 6% ब्राह्मण कांग्रेस और 7% ब्राह्मण अन्य के सपोर्ट बेस है। जाटों में आंकड़ा उल्टा हो जाता है। पश्चिमी यूपी में 26% जाट ही बीजेपी प्लस के साथ दिख रहे हैं, 68% समाजवादी पार्टी गठबंधन, 2% बीएसपी, 1% कांग्रेस और 3% ठाकुर अन्य के साथ है। एक व्यक्ति ने कहा कि साहब आप जीती जाओगे। मैंने बोला मुझे भी लगता है भला, मगर तुम क्यों कह रहे? तो थोड़ा एकदम हमारे साथ मनमेल वाला व्यक्ति नहीं था। तो क्या सपा के पास लाल लाइट और लीली लाइट दोनों है। वो लाल और लीली लाइट देखकर लोग भाजपा को वोट दे दिए। भाई जरा एक्सप्लेन करो, मैं तो समझ नहीं पा रहा कि देखिए अखिलेश जी के हाथ में एक लाल लाइट है जो विकास के लिए है। वो आएंगे तो विकास फिर से एक बार रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। मनोरा लीली लाइट कि लीली लाइट माफिया और गुंडे के लिए है, वो आएंगे तो माफिया और गुंडे फिर से बेरोक तक चलेंगे। तो जब लाल और लीली लाइट है तब तक आपको चिंता की जरूरत नहीं है। मेरे को आपका सोचना गलत है। हम समाजवादी पार्टी ने क्या बुरा किया इसके आधार पर वोट मांगने नहीं आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और क्या करेगी इसके आधार पर। गृह मंत्री अमित शाह इस समय दादरी विधानसभा के इस तुगलपुर गांव में पहुंचे हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। यहां पर सबसे पहले आने के बाद जो दलित परिवार है, जाटव परिवार है, उनसे उन्होंने मुलाकात की। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी तेजपाल नागर उनके साथ हैं। सीधा मुकाबला उनका मनवीर सिंह भाटी जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं उनके साथ है। कुल मिलाके करीबन 6.5 लाख वोटर यहां पर हैं। 10 फरवरी का वो दिन होगा जब ये
तय होगा कि आने वाले विधानसभा में दादरी के साथ उत्तर प्रदेश में किसका वर्चस्व होगा। तो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए, जो पोस्टर्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, वो सभी को बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जहां एक तरफ नीचे गृह मंत्री अमित शाह हैं, चारों तरफ उनके यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो उनके साथ हैं, तो यहाँ पे महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर कोई छतों से और अपने घरों के से फोटो और उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है, वीडियो बना रहा है। और ये इस समय दादरी विधानसभा का ये तुगलपुर गांव है। ठीक सामने गृह मंत्री अमित शाह हैं और उनको भेंट स्वरूप यहाँ पर जो अलग अलग पोस्टर्स हैं और साथ में जो पिक्चर्स हैं वो दी जा रही हैं। जैसे जैसे इस समय गृह मंत्री अमित शाह आगे जा रहे हैं, उनको हर कोई उनसे मिलना चाहता है, पुष्प वर्षा उन पर की जा रही है। जाट वोट बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसे योगी आदित्यनाथ के बिजनौर दौरे से समझिए। वो यहाँ के नजीबाबाद और धामपुर भी गए। अलीगढ़ और गाजियाबाद के बाद योगी की ये पॉलिटिकल विजिट बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है। बजट लूट करके जो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था, आज उसी पैसे को जब दीवाने तोड़ तोड़ करके निकाला जा रहा है तो नोट की गड्डियां नजर आ रही है। दंगा नहीं हुआ होगा, क्योंकि दंगाई को मालूम था दंगा करेंगे तो आने वाली 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगे, भर नहीं पाएंगे। उनकी संवेदना थी अपराधियों के प्रति, उनकी संवेदना थी पेशेवर माफियाओं के प्रति, उनकी संवेदना थी इस देश के आन बान और शान पर हमला करने वाले आतंकवादियों के प्रति। सिर्फ बिजनौर सदर सीट पर 4.25 लाख वोटर हैं और इनमें 1,70,000 मुस्लिम वोटर हैं। जाट करीब 70,000 हैं, दलित 52,000 और सैनी वोटर 22,000 से ज्यादा हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच हुए गठबंधन में इन बातों का बहुत खास तौर से ध्यान दिया गया है ताकि उन्हें एक तरफा जाट वोट और मुस्लिम वोट मिले, और इसी को ध्यान में रखकर दोनों पार्टियों ने पश्चिमी यूपी में अपने कैंडिडेट भी उतारे हैं। हालांकि बिजनौर सदर सीट पर आधे मुस्लिम वोटर होने के बावजूद बीजेपी ने 2017 में यह सीट करीब 28,000 वोट से जीती थी, जबकि पूरे जिले में बीजेपी ने 8 में से 6 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया था। योगी आदित्यनाथ इसी को बहुत प्लानिंग के साथ काउंटर करना चाहते हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जाट प्लस मुस्लिम वोटर वाले समीकरण का खतरा है। याद करिए जब 2017 में हमारी सरकार आई थी, हमने 3 निर्णय लिए थे पहले दिन। पहला निर्णय था प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख तक का कर्जा माफ करने का। दूसरा निर्णय था बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने का। तीसरा निर्णय था हमारी सरकार ने उस समय तीसरा निर्णय लिया था प्रदेश के अंदर अवैध बुचड़खानों को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का। हमने तीनों कार्य पहले से ही किए। पिछले 2 चुनाव में अखिलेश जी 2 अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। एक बड़ा सवाल ये रहता है कि वोट कैसे ट्रांसफर होगा, क्या इसलिए कोई अलग मैकेनिज्म तैयार किया है क्या इस बार आप लोगों ने? ये तो कार्यकर्ताओं के मनोबल के ऊपर होता है, किस तरह से वोटर को समझा सकते हैं। हम असल मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं चुनाव, उनको औरंगजेब से लड़ना है चुनाव, हमें कुपोषण और बेरोजगारी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम चुनावी मैदान में हैं। अच्छा, जिस तरह से सपा के कैंडिडेट की लिस्ट जिस तरफ से आई थी तो उस तरह से कहा गया था कि आपकी एक तरह से अपेक्षा हो रही है, सब दबंग लोगों को टिकट दे रही है। कोई अपेक्षा नहीं, सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से मथुरा तक और बदायूं से बिजनौर तक पूरे पश्चिमी यूपी और आसपास जाट बहुल इलाकों पर बीजेपी का फोकस बना हुआ है। बीजेपी नेता हर सीट पर टहल रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, नगीना, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, आगरा, बदायूं, बरेली और फिरोजाबाद, इन जिलों में जाट वोटर की आबादी करीब 17% तक है। हमारे साथ मुजफ्फरनगर के कैंडिडेट हैं आरएलडी के,
सौरभ स्वरूप, इस बार बीजेपी आप लोगों के ऊपर में आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव जिन्ना की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो वो ध्रुवीकरण का आरोप उल्टा लगा रहे हैं, उसका कुछ असर दिख रहा है क्या? यहाँ भी उनका उद्देश्य ध्रुवीकरण करने का ही है, यहाँ भी उनका मकसद ध्रुवीकरण करने का है, इस तरह की बातों करने का। तो वो तो करते आ रहे हैं और करेंगे, पर अब जनता सुनने को तैयार नहीं हो रही है। कोई ध्रुवीकरण नहीं हो रहा, बल्कि एकीकरण हो रहा है जनता का। जनता एक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है, बदलाव करेगी जनता। अमित शाह की जाट नेताओं से मुलाकात के बाद बीजेपी का दावा है कि जाट वोटर्स की बीजेपी की तरफ वापसी हो गई है, लेकिन इस दावे को लेकर आरएलडी का क्या कहना है वो भी देखिए। जयंत जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाटों के साथ मीटिंग की है, अब हमारे साथ हैं। ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और फिर एक जाति की मीटिंग क्यों कर रहे हैं? वो तो क्यों बांटना चाह रहे हैं समाज को? चुप रहो। ये कुछ नहीं है, ये बहकाना चाहते हैं लोगों को। किसानों ने अपनी ताकत दिखाई, किसान का मेरा वर्ग, किसान मजदूर के बीच में जो एकता बनी है, ये कई सदियों बाद भारतीय राजनीति में इस तरह का समीकरण हम लोग बना पाए। उस समीकरण का डर इनको सता रहा है। बीजेपी तो ये कह रही कि जयंत चौधरी भी चुनाव परिणाम आने के बाद साथ आ सकते हैं, राजनीति में संभावनाओं का खेल है सारा। मैंने पिछले कई वर्षों से संघर्ष किया है, ये एक दिन या 2 दिन की बात नहीं, हमने कड़ी मेहनत की है, लाठियां खाई हमारे कार्यकर्ताओं ने, और जो जाति हुई है नौजवानों के साथ, किसानों को जिस तरह से कुचला गया, मैं उस बात को नहीं भूल सकता। अब देखिए पश्चिमी यूपी के एंट्री गेट गाजियाबाद में राजनाथ सिंह ने क्या किया। 2009 से 2014 तक गाजियाबाद के सांसद रह चुके राजनाथ सिंह, वो इस इलाके की नब्ज को पहचानते हैं। ये दिल्ली से जुड़ा यूपी का जिला है। इस तरह के कैंपेन से बीजेपी अपने कोर वोटर के साथ कार्यकर्ता को भी मैसेज देना चाहती है। मैं पश्चिम के लोगों को जानता हूं, लोग कहते हैं कि भाई चाहे जो कुछ हो जाए, बात का धनवान होना चाहिए। क्या मानते हैं? जो कहे सो करे, सपूत तो ही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है उसे करके दिखाती है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों पर जाट और ब्राह्मणों के अलावा दलितों और मुस्लिम वोटर निर्णायक की भूमिका में होते हैं। इस समीकरण को साधते हुए बीएसपी ने 2012 में गाजियाबाद की 5 में से 4 सीटें जीती थी, लेकिन 2014 के बाद यहां की इक्वेशन ऐसी बदली कि 2017 में बीजेपी ने 5 विधानसभा सीटें जीती थी। लोनी, मुरादनगर, मोदीनगर, साहिबाबाद और गाजियाबाद शहर। इनमें से 4 सीटों पर तो बीजेपी 30,000 वोट के मार्जिन से जीती थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आप जो हैं गाजियाबाद की मोदीनगर विधानसभा सीट में प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंचे हैं डोर टू डोर कैंपेन के लिए। क्या कहेंगे बीजेपी के कैंपेन में डोर टू डोर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो जन जन तक अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचने की कोशिश करती है। अब जाकर चुनाव में राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं। पहले राहुल गांधी सिर्फ सोशल मीडिया में हैशटैग ट्रेंड करवा रहे थे, अब उनको शिकायत ट्विटर से भी हो गई और वो ट्विटर से कह रहे हैं कि मेरे फॉलोअर्स कहां चले गए। और जब राहुल गांधी मैदान में उतरे तो सिद्धू और चन्नी के बीच समझौता कराते कराते भी नहीं करा पाए। आज नरेंद्र मोदी के विरोधी क्या कर रहे थे? मोदी का कौन सा विरोधी कौन सा पैंतरा आजमा रहा था और किस पैंतरे में हार मिल रही थी? मोदी विरोधियों का कौन सा गेम, कौन सा खेल फेल हो गया? पॉलिटिकल रिपोर्ट यहां है। मोदी के सारे सियासी विरोधी अपनी जमीन खो रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर छाने की तरकीब ढूंढ रहे हैं। मोदी सबकी टाइमलाइन देख रहे हैं। राहुल भी कहीं नहीं है, अखिलेश भी पीछे छूट गए हैं, जयंत भी रेस में नहीं है, आजम खान भी आउट ऑफ ट्रैक है। यूपी से पंजाब तक मोदी विरोधी इकोसिस्टम में जबरदस्त पैनिक अटैक है। सबकी जमीन खिसक रही है, मगर मोदी ने यहां भी अच्छे से लीड ले रखी है। सोशल मीडिया पर मोदी की यही बढ़त उनके विरोधियों के लिए सेटबैक है। तभी तो हर रोज एक टॉपिक ट्रेंड करा दो वाला गेम ऑन है। सब के सब ट्विटर वाले नेता हो गए हैं, जमीन वाले नहीं रहे। राहुल को ले लीजिए, अखिलेश को देख लीजिए, जयंत की टाइमलाइन चेक कर लीजिए। उदाहरण के लिए राहुल जब पंजाब की जमीन पर उतरे तो तस्वीर कुछ और नजर आई।
पब्लिक ने काले काले झंडे दिखाए, राहुल गो बैक के नारे लगाए। विरोधी खेमे की नर्वसनेस समझी जा सकती है। मोदी तो पहले ही पॉपुलैरिटी के ग्राफ में ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 चल रहे हैं, मगर अब तो योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक ट्रेंड करने लगे हैं। ये लेटेस्ट तस्वीर इसका सबूत है। इंडिया में एम फॉर मोदी और यूपी में वाई फॉर योगी, इस कॉम्बिनेशन ने सारे विरोधियों का पॉलिटिकल इक्वेशन बिगाड़ कर रख दिया है। इसीलिए तो 15 दिन बाद यूपी का महाभारत शुरू होने से पहले एंटी मोदी इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर जो मन में आ रहा है वो लिखे जा रहा है। इस वक्त मोदी और योगी पर सबसे ज्यादा हमलावर अगर कोई है तो वो है कांग्रेस, मगर इसमें भी एक पेच है। अटैक पीएम मोदी पर किया जा रहा है, मगर कैप्शन में राहुल का नाम दिया जा रहा है। ये सब यूं ही नहीं हुआ। पहले कांग्रेस की टाइमलाइन पर माहौल बना, फिर राहुल की एक चिट्ठी सामने आई जो उन्होंने ट्विटर के सीईओ को लिखी। इस लेटर में राहुल ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए दर्जनों बार मोदी को कोसा और लगे हाथों अपने फॉलोअर्स कम होने का टेक्स्ट फिट कर दिया। चिट्ठी में राहुल ने ट्विटर पर मोदी सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ट्विटर उनके फॉलोअर्स की संख्या को सीमित कर रहा है। राहुल पूरा डेटा लेकर ट्विटर से डील करते दिखे। कहा कि 2021 के पहले 7 महीनों में उनके अकाउंट पर औसतन 4 लाख फॉलोअर्स बढ़े थे, लेकिन पिछले साल अगस्त में 8 दिनों के सस्पेंशन के बाद कई महीनों के लिए उनके फॉलोअर्स की ग्रोथ अचानक रुक गई, जबकि दूसरे नेताओं की फॉलोअर्स की संख्या बरकरार रही। राहुल ने एक चिट्ठी से सोशल मीडिया पर माहौल बना दिया, मगर राहुल के कम फॉलोअर्स वाली थ्योरी का सच ट्विटर ने बताया। साफ साफ कहा कि ट्विटर पर फॉलोअर्स की संख्या सार्वजनिक होती है और वो इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करता। किसी के भी ट्विटर हैंडल के फॉलोअर्स की संख्या सबको दिखती है, ये नंबर सटीक होता है। ट्विटर का सिस्टम सिर्फ हेर फेर और स्पैम वाले अकाउंट्स पर एक्शन लेता है। इस दौरान किसी के फॉलोअर्स की संख्या थोड़ी घटती है तो किसी की बहुत ज्यादा। ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि राहुल को कितने फर्जी अकाउंट्स फॉलो कर रहे थे। वैसे सोशल मीडिया वाले चीख पुकार के बीच राहुल को इस बात की फिक्र है कि उनके फॉलोअर्स घट रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि पंजाब में कांग्रेस के बड़े बड़े नाम खिसक रहे हैं। उदाहरण के तौर पर राहुल के पंजाब दौरे में कांग्रेस के 5 सांसद एब्सेंट रहे। इनमें मनीष तिवारी, रोनीत बिट्टू, जसबीर सिंह, मोहम्मद साकिब और परनीत कौर का नाम शामिल है। यानी जिस दिन राहुल ने सोशल मीडिया से नीचे उतरकर जमीन पर अपना कैंपेन लॉन्च किया, कांग्रेस के 5 सांसदों ने एक तरह से टाटा बाय बाय कह दिया। यानी ये कहा जाए कि 2017 में 77 सीट के साथ पंजाब में सरकार बनाने वाली कांग्रेस के 10% से ज्यादा सांसद चले गए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। रही बात ग्राउंड जीरो पर करंट सिचुएशन की, तो खुद देख लीजिए राहुल की मौजूदगी में सिद्धू और चन्नी के बीच कैसा सियासी ड्रामा शुरू होता है। पहले एक बोलता है, अपने नंबर्स बढ़ाता है, फिर दूसरा बोलता है, अपनी बात सुनाता है। जिस तरह साडा फॉर्मर मुख्यमंत्री कठपुतली बन के सेंटर दियां उन्हां दे विच नचदा है, ये नहीं चाहता। शहर अमन मान चाहता साहब, शहर एक सॉलिड सेकुलर सरकार चाहता है, शहर महफूज रहना चाहता है। ये नए जमाने का सूरज ऐसे गौर से देख, जीने वालों को ये अंदाज नया देता है। इस करके मैं आज फिर धन्यवादी हाँ। अभी सारे इकट्ठे हाँ, अभी टीआरपी लिए नहीं लड़ रहे, अगली सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। महाराज बरात का लाड़ा कोई नहीं ना, आपसी लड़ाई है। सिद्धू साहब उरे आके खड़ो जरा, आ लो, आओ आशु जी, आओ सारे जाने, आओ आशु जी, तुम भाजपा यार एवं कोई कहे कि कोई लड़ाई है, कुर्बानी देवांगा हर हाल दे विच पंजाब दे लोकां दे बेहतरी वास्ते, एक अच्छी सरकार देने वास्ते मूहरे खड़ांगा, कांग्रेस पार्टी दे नाल चलांगा। राहुल गांधी जी, तुसी मैनू जो देता इस तो ज्यादा मैं क्या मंग सकदा है? मैनू मेरी जान भी पंजाब दे लोकां वास्ते हाजिर है। पूरी लड़ाई पंजाब का सीएम कौन होगा इसको लेकर है, भारी कंफ्यूजन है। सिद्धू एक बात कहते हैं, चन्नी दूसरी बात कहते हैं और राहुल कैमरे पर आकर तीसरी बात कहते हैं। सिद्धू और चन्नी की तारीफ करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल है, मगर क्या वाकई ऐसा है?
पंजाब को कौन लीड करेगा? मीडिया वाले उसको सीएम कैंडिडेट कहते हैं। दोनों चन्नी जी ने और सिद्धू जी ने गाड़ी में मुझे कहा कि देखिए, पंजाब में सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा। और दोनों ने मुझे आश्वासन दिया और मैं बहुत खुश हुआ कि देखिए, दो लोग तो लीड नहीं कर सकते हैं, एक ही व्यक्ति लीड करेगा। और दोनों ने मुझे कहा, जो भी लीड करेगा, कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देता। और मैं सुन रहा था, काफी खुश हुआ। और मैंने सोचा कि हां, दोनों के दिल में कांग्रेस पार्टी की सोच है। मगर अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है और पंजाब चाहता है, तो फिर हम चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे। कैसे लेंगे? अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर, अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर, और जो सही व्यक्ति होगा वो पंजाब को आगे ले जाएगा और दूसरा व्यक्ति और दूसरे सब लोग मिलकर एक टीम जैसे लड़ाई लड़ेंगे। एक लाइन में कहें तो पंजाब से लेकर यूपी तक सारे मोदी विरोधी झूठ बोले हवा काटे वाली कहानी गढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी माहौल बनाना है और जमीन पर भी पब्लिक से सच छिपाना है। मसलन जयंत चौधरी का लेटेस्ट बयान सुनिए। बहुत तेजी से अफवाह फैलाई जाती है। एक दौर था, लोग सोचते थे कि टेलीविजन पर जो आ रहा है वो सब कुछ सही है और सत्य है, लेकिन अब लोग जान गए कि नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र होता है, एक नजरिया होता है। लेकिन अभी भी मोबाइल फोन पे जब कोई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आता है, हमारे नौजवान, हमारे बालक शायद नहीं समझ पाते, उनको लगता है ये भी सही होगा। तो छोटी छोटी क्लिप बनाकर, इनके पास तो पूरी फौज है जो इसी काम में लगी रहती है। यहाँ की खबर वहां फेंकेंगे, वहां की यहाँ फेंकेंगे, तोड़ मरोड़ कर भाषण को दर्शाया जाएगा कि वो एक आदमी बोल रहा है और बताया जाएगा कि पूरे समाज की अवहेलना हो गई। जयंत चौधरी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह अफवाह फैला रही है, लोगों को आपस में लड़ा रही है। मगर पिछले एक हफ्ते में समाजवादी पार्टी और आरएलडी से जुड़े नेताओं के जैसे भड़काऊ वीडियो यूपी के हर मोबाइल में पहुंचे। वो तो कोई और ही कहानी बता रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, मुद्दा ये है कि कौन क्या और कैसे कर रहा है, क्या कह रहा है। एक सैंपल समाजवादी पार्टी का भी है। सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कुछ घंटों पहले बैक टू बैक 5 ट्वीट्स हुए। हर ट्वीट में आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए क्रिमिनल चार्जेस के पन्ने फिट किए गए। यह बताने की कोशिश की गई कि आजम खान के साथ ज्यादती हुई। बात बहुत सिंपल सी है। 22 के चुनाव में डिजिटल प्रचार सारे नेताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका कंसर्न एक ही है, किसकी रीच कहां तक जा रही है, किसके फॉलोअर्स घट रहे हैं, किसके बढ़ रहे हैं, और इसके लिए सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। मसलन हर पार्टी के चुनावी वॉर रूम में हेडफोन्स कान से चिपके रहते हैं। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पर एक साथ बड़ी संख्या में मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। 24/7 सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हो रही है।
ये तरीका सबने अपनाया है, मगर लीड रोल में बीजेपी ही है। सोशल मीडिया पर बीजेपी का 360 डिग्री अप्रोच है। हर विधानसभा सीट में वॉर रूम एक्टिव है। 24 घंटे अलग अलग शिफ्ट्स में काम हो रहा है। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि एक साथ 5,000 से 5 लाख लोगों को कनेक्ट करने का इंतजाम है। गोरखपुर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। योगी के गढ़ में भी बीजेपी का वॉर रूम एक्टिव है। हर रोज व्हाट्सएप से 500 लोगों को कनेक्ट किया जा रहा है। कांग्रेस भी खूब हाथ पैर चला रही है। तरीका वही है। 75,000 व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से 3 करोड़ लोगों तक पहुंचने का टारगेट है। फेसबुक, यूट्यूब सब पर प्रचार चल रहा है। बीजेपी की तरह कांग्रेस की वर्चुअल रैलियां भी हो रही हैं। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो स्टेट लेवल पर सपा स्थानीय गानों से भी भीड़ जुटा रही है। सपा ने हर विधानसभा में 2 सोशल मीडिया एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात कर रखे हैं, जो अखिलेश के डिजिटल कैंपेन को लीड कर रहे हैं। 100 से ज्यादा वेरीफाइड ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स को स्टैंड बाई पर रखा गया है। सोशल मीडिया कैंपेन के लिए जितने भी फोन सपा इस्तेमाल कर रही है, हर फोन में 700 से 800 व्हाट्सएप ग्रुप है। हर दिन 1 लाख लोगों तक पहुंचने का टास्क असाइंड है। देख लिया आपने, हाथ पैर सब मार रहे हैं और सबका क्लेम भी यही है कि अगर 22 में बीजेपी को चुनौती देनी है तो डिजिटल वर्ल्ड में अपनी मौजूदगी दर्ज करनी ही होगी। इससे एक चीज तो क्लियर है, यूपी में मोदी फॉर्मूला ही सुपरहिट है। तभी तो गृह मंत्री ये कहते हैं कि यूपी का चुनाव सिर्फ एक प्रदेश का नहीं, देश की सूरत बदलने वाला चुनाव है। चाहे चुनाव 14 का हो, 17 का हो, 22 का हो, व्रज के डिब्बे जब खुलते हैं सिर्फ कमल ही कमल दिखाई दे। मैं तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां जुड़ा रहा। 2013 में मैं यहां प्रभारी बनकर आया था। 14 में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश ने मन खोलकर भोले शंकर की तरह मोदी जी की झोली वोटों से भर दी और पूर्ण बहुमत की सरकार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।